वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका मेरा सीरीज जिंदगी के सफर की पहला एपिसोड में। दोस्तों, मैंने एक सीरीज लिखा है जिनके नाम है जिंदगी का सफर। और ये जिंदगी का सफर हम बात करेंगे उन सारे इंसान का जो साधारण से जगह से लेकर आसमान की बुलंदी तक छुआ और उनकी जिंदगी में उनके स्ट्रगल, उनकी कामयाबी, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनकी जिंदगी में हमें क्या सीखने को मिलता है, इन सारी चीजें बात करेंगे हम इसमें। तो आज पहली बार बात करते हैं, मई महीने को मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया, तो एम फॉर मे, एम फॉर माधुरी, और मई महीने को ये माधुरी दीक्षित के जन्मदिन है। सो ये एपिसोड उनके लिए डेडिकेट। सो 1967 में 15 मई में महाराष्ट्रियन कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम है शंकर दीक्षित और माँ का नाम है हेमलता देवी। 4 भाई बहनों में माधुरी दीक्षित सबसे छोटी थी। घर का कॉल नेम था बबली। अब माधुरी दीक्षित को एक्टिंग में कोई ऐसा सपना नहीं था, ना उन्हें कोई ऐसा इरादा था, लेकिन हाँ, उन्हें बचपन से डांस करना पसंद था और वो स्कूलिंग के साथ साथ वो डांस भी कर रही थी। उनकी स्कूलिंग अंधेरी, मुंबई अंधेरी की डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में था और स्कूलिंग के बाद उनकी जिंदगी का सपना था माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का, इसलिए उन्होंने मुंबई विले पार्ले में साठे कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी लेके एडमिशन हुआ। तो माधुरी दीक्षित की बिल्डिंग था मुंबई अंधेरी ईस्ट के जेबी नगर में। वहां पे ही गोविंद मुनीश बोल के एक जन थे जो कि राष्ट्रीय पिक्चर में डायरेक्टर और राइटर के काम किया करते थे। राष्ट्रीय पिक्चर वो है जो कि फैमिली ओरिएंटेड मूवीज मोस्टली बनाया करते थे और उनकी मूवी ऐसा है कि पूरे फैमिली साथ बैठ के देख सके, जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, विवाह, ऐसे और भी मूवी आते हैं। खैर, हम बात करें आज माधुरी दीक्षित के बारे में, सो इसमें आते हैं। सो गोविंद मुनीश एक ऐसा आदमी है जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन में काम किया करते थे और उस दौरान राष्ट्रीय प्रोडक्शन एक मूवी बना रहा था। मूवी का नाम था अबोध और उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर के हीरोइन के तलाश था जो कि बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसे ही था। सो गोविंद मुनीश माधुरी को बचपन से जानते थे। उनकी बेटी भी माधुरी की बड़ी बहन के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। तो गोविंद मुनीश ने माधुरी दीक्षित की पेरेंट्स को पहले तो अप्रोच किया और उन्होंने बिल्कुल घबराया गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैमिलीज में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा ऐसा सोच है कि वो बहुत गलत आदमी से भरे पड़े, वहाँ जाएंगे तो अपने बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक्चुअली ये सोच गलत है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं होता है। उस इंडस्ट्री में गलत आदमी भी रहते हैं, अच्छे आदमी भी रहते हैं। वो हमें सिलेक्ट करने होता है कि हम उस इंडस्ट्री में जाएंगे तो हम किन लोगों के साथ उठक बैठक करेंगे, या हमारी गिनती गलत इंसानों में होगी या अच्छे इंसानों में होगी, नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। खैर, इंडस्ट्री कोई भी खराब नहीं होता, और मेडिकल हो, एजुकेशन हो, होटल हो, कोई भी हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, खराब तो कभी होता नहीं। ठीक है, अब आते हैं माधुरी दीक्षित कैसे फिल्मों में आए। सो उनकी फैमिली डर रहे थे, लेकिन गोविंद मुनीश ने काफ़ी उनको इंसिस्ट करने के बाद राष्ट्रीय के ऑनर्स बरजातियास के साथ मीटिंग फिक्स कराया और माधुरी के पेरेंट्स माधुरी को लेकर राष्ट्रीय पिक्चर पहुंचे और उन्होंने बरजातियास के साथ बात करने के बाद इतनी कंफर्टेबल हो गए, इतने उन्हें अच्छा लगा, फैमिलियर लगा, कि उन्होंने वहां पे हाँ कर दी। और वहां पे माधुरी का एक छोटा सा डांस ऑडिशन हुआ और बरजातियास को भी पसंद आ गए। गोविंद मुनीश को तो पहले से पसंद था ही। सो अब स्टार्ट हो गया उनकी पहला मूवी अबोध, बंगाली सुपरस्टार तापस पाल के ऑपोजिट में। माधुरी दीक्षित अच्छे डांस तो करती थी, इनकी फैमिली को मालूम था, लेकिन वो इतनी अच्छी एक्टिंग भी करेगी नहीं मालूम था। 1984 में जब अबोध रिलीज हुआ, मूवी पूरी तरह फ्लॉप कमर्शियली, लेकिन माधुरी की एक्टिंग क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एनीवेज, माधुरी ने वो मूवी करने के बाद अपनी कॉलेज चली गई, अपनी स्टडी कंटिन्यू करने लगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए। इधर उन्हें कंटिन्यूअसली मूवी की ऑफर आने लगी, इतने ज़्यादा ऑफर आने लगे, इतने ज़्यादा ऑफर आने लगे कि वो और उनकी फैमिली सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर करें तो क्या करें, फिल्मों में ही करियर बनाए या माइक्रोबायोलॉजी। सो डिस्कस करने के बाद ये तय हुआ कि माधुरी फिल्मों में ही अपनी करियर बनाएगी। हालांकि उन्हें आसानी से मिल गया चांस, इतनी आसान होते नहीं है बॉलीवुड में पहुंचना, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से कोई हो तो अब माधुरी दीक्षित उसके बाद भी कई मूवी किया, जिसमें से एक मूवी आता है दयावान, जो कि सारे मूवी फ्लॉप थे, लेकिन माधुरी की एक्टिंग डे बाई डे अच्छे होते जा रहे थे। फिर जब 1989 को उनकी पहला ब्लॉकबस्टर मूवी आया, उसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हर ब्लॉकबस्टर मूवी से भरे पड़े उनके कैरियर। वो मूवी था मोहिनी, मोहिनी 1 2 3, तेजाब अगेंस्ट ऑपोजिट अनिल कपूर का। तेजाब के बाद 1989 में दिल आया आमिर खान का ऑपोजिट में, जो भी ब्लॉकबस्टर था। 1990 को आया देखा है पहली बार, साजन की आंखें में प्यार, साजन आया 1991। फिर खलनायक आया 1990, फिर बेटा आया, खलनायक आया 1993। 1994 में हम आपके हैं कौन,
हम आपके आइकॉन के बारे में बता दें, हम आपका आइकॉन एक पहला मूवी है हमारे देश में जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस करने वाला पहला मूवी है। आज के तारीख में तो मूवीज़ 500 करोड़ भी कर लेते हैं। हम आपका आइकॉन से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहला 100 करोड़ क्लब के मेंबर हम आपके आइकॉन है। उसके बाद हम आपके आइकॉन बाद दिल तो पागल है, राजा, राजकुमार, देवदास, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ माधुरी कंटिन्यू किया। ये सारे आप लोगों को मालूम है उसकी बात की जो मूवी सारे। एक्चुअली शायद उनके स्ट्रगल हो, उनके कैसे फिल्म इंडस्ट्री नहीं आई वो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था। खैर, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के अचीवमेंट। सो माधुरी दीक्षित की अचीवमेंट अगर बात करें तो स्टार बनना अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उनके लिए एक इतनी फैन फॉलोइंग है, और 80s और 90s के टाइम पे माधुरी सिर्फ एक नाम नहीं था, लोगों के बीच में एक क्रेज था। इससे बड़ा अचीवमेंट तो और क्या हो सकता है। इसके अलावा भी उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2008 को। 2008 से लेके 2012 तक वो फोर्ब्स में पावरफुल अंडर 100 सेलिब्रिटीज़ में वो हमेशा आती रही। और माधुरी की ज़िंदगी में एक बात ऐसे था कि, और इसके अलावा एक अचीवमेंट अगर आप सुनेंगे, वो अपनी मूवी में उनकी मेल को एक्टर से भी ज़्यादा चार्ज किया करती थी। अब हैरान हो जाएंगे, हम आपका आइकॉन में उनकी ऑपोजिट को एक्टर सलमान खान से भी काफ़ी ज़्यादा माधुरी ने चार्ज किया था, जो कि शायद किसी लोगों को मालूम है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि मेल एक्टर फीमेल एक्टर से काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे फीस उन्हें मिलते भी हैं। और माधुरी दीक्षित के लाइफ में एक अचीवमेंट और अब है कि एम.एफ. हुसैन, जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन है, वो उनकी एक्टिंग, उनकी खूबसूरती में इतनी फिदा हो गए कि हम आपका आइकॉन मूवी उन्होंने 50 बार देख डाला। ऐसे ऐसे होते थे, वो पूरा थिएटर बुक कर लेते थे। और उन्होंने उनकी पोर्ट्रेट्स बहुत बार बनाया, और एक उनके साथ मूवी भी किया, गज कामिनी। इतने सारे अचीवमेंट्स और करियर के इतनी पिक में होने के दौरान उस समय माधुरी दीक्षित ने अमेरिका से डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करके यूएस चली गई। और उनकी शादी के पीछे भी एक कहानी ऐसा है कि डॉक्टर श्रीराम नेने उनके बड़े भाई का फ्रेंड था, और वो उन्हें माधुरी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि इतना बड़ा स्टार था। जब शादी की बात हो रही थी, दो जन मिले तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनके सामने इतना बड़ा स्टार बैठे हुए हैं। हालांकि माधुरी दीक्षित ने 2-3 इंटरव्यू में ये बात काफ़ी मजाक के साथ कहा भी है। और आज माधुरी दीक्षित का 2 बेटा है, और वो अपनी बहुत सुखी फैमिली लाइफ बिता रही है। एनीवेज, वो यूएस चली गई और 10 साल कम से कम यूएस में थी, पूरी फिल्म दुनिया से दूर। फिर वापस वो इंडिया में आ गई आफ्टर 10 ईयर्स, और कई सारा रियलिटी शोज़ में भी वो जज किया करती थी। और हाल ही में 2022 को उनका एक वेब सीरीज आया, फेम गेम। सो अगर माधुरी दीक्षित का अचीवमेंट हो गया ये सारा चीज़ें, अब उनकी ज़िंदगी अगर कंट्रोवर्सीज हम बात करें तो जब खलनायक के दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त में काफ़ी करीबी बढ़ गया था कि बहुत सारे मैगजीन में उनकी अफेयर होने का अफवाह भी आया, और इतनी इम्पैक्ट आया कि बहुत लोग और संजय दत्त की काफ़ी करीबी और फैमिली रिलेशन उनकी ससुर ग्रैंड लाइक फादर इन लॉज की तरफ से बताते हैं कि उनकी पहला डिवोर्स होने के पीछे रीज़न माधुरी दीक्षित थी। और अनिल कपूर के साथ भी उनके एक बार नाम जोड़ा गया था, और इतना जुड़ा गया था कि अनिल कपूर के वाइफ इतनी पॉजिटिव हो गई थी कि वो अनिल कपूर के साथ माधुरी का कोई मूवी हो तो शूट पे आके बैठे रहा करती थी। और इसके लिए माधुरी दीक्षित बाद में अनिल कपूर के साथ मूवी करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। खैर, ये सारा कंट्रोवर्सीज है। कंट्रोवर्सीज तो स्टार्स के लाइफ में आते ही। हालांकि कंट्रोवर्सी तो हम नॉर्मली हम आम इंसान की ज़िंदगी में भी है। वो स्टार है बोल के दुनिया जानती है। आम आदमी की कंट्रोवर्सी शायद उनकी 2-4 लोग ही सुनते हैं। तो कंट्रोवर्सीज जो होते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कितनी सच्चाई है इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब उनकी ज़िंदगी सीखने को अगर देखेंगे तो क्या सीखने का है। उनकी ज़िंदगी में पहला था, वो हमेशा फैमिली के डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट दिया करते थे। हालांकि उन्हें जब फिल्मों में आना था तभी से लेके उनकी शादी तक था। दूसरी, वो काफ़ी सादगी वाला ज़िंदगी जीती थी, आज भी काफ़ी सादगी वाला ज़िंदगी जीती है। तीसरी, वो उन्होंने बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून को सिलेक्ट नहीं करके उनकी फैमिली की पसंद से एक डॉक्टर से शादी किया। और एक वक्त होने के बाद उन्होंने अपने देश में वापस आ गया। और ऐसा चीज़ होता है कि कई बारी करियर के पीछे लोग इतनी बिजी हो जाते हैं ना कि वो और आगे और आगे और आगे, और अपने करियर के पीक में होने के दौरान वो इतना देर हो जाता है कि बाद में उनकी शादी नहीं होती है। माधुरी दीक्षित में अक्लमंदी का काम ये था कि उन्होंने प्रॉपर टाइम पे करियर के पीक में होने के दौरान भी शादी कर ली, क्योंकि ज़िंदगी में आप कितनी भी
कामयाब हो जाओ, शादी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो भी छूट हो गया तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा तो छूट गया ना। खैर ये सारा चीज़ें हम दूसरे कोई वापस स्टार के हम ज़िंदगी के सफ़र को लेके बात करेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कीप स्माइलिंग।